हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के पहला चैप्टर जो है विलियन। और इस चैप्टर के पूरी आपके इस अध्याय के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को हम देखने वाले हैं। मैं वो भी न्यूमेरिकल में कराऊंगा जहां से एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। 100% मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पेपर में 100% यहीं से आएंगे, याद रखेंगे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल। तो चलिए वो कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम आपको न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। सबसे पहले विलियन चैप्टर है, इसका न्यूमेरिकल हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको बता दूं ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो चलिए एक एक प्रश्न को हम समझते हुए सीखते हुए चलेंगे। बशर्ते आपको एक बात याद रखना है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ये आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि वीडियो को हम अंत तक जरूर देखेंगे। अभी तक आपने घूमे हैं, फिरे हैं, एंजॉय किए हैं, क्या किए हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं और देख रहे हैं तो अब आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा जो भी है वो फोकस के साथ आप अपना पढ़ाई कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और एक एक प्रश्न को समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 12 ग्राम जल, 108 ग्राम एसिटिक अम्ल और 92 मतलब 92 ग्राम क्या है एथेनॉल के मिश्रण में जल की मोल प्रभाज मतलब जल की मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये हमसे कह दिया। अब बताइए आपको ये क्वेश्चन मैं बता दूं तो पहले ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा छोटा में ही लिख दिया है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। जो लक्ष्य है ये पता करना है कि आपका लक्ष्य है क्या। तो आपका लक्ष्य क्या है कि जल का मूल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। जल का मूल प्रभाज हमें ज्ञात करना है। तो जल का मूल प्रभाज हमारा लक्ष्य है ज्ञात करना। तो चलिए सबसे पहले ये आपका लक्ष्य पता चल गया। अब दूसरा आपका काम है कि जो जो वैल्यू दिया है ना उसको लिखना है दिया है करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, या ऐसे ही सिंपल सा लिख देते हैं दिया गया है। अब क्या दिया गया है ये आप समझिएगा। सबसे पहले 12 ग्राम जल, 108 ग्राम एसिटिक अम्ल और 92 ग्राम एथेनॉल का मिश्रण। ठीक है, ये है जी। तो ये जल है तो हम यहां पे लिख देंगे जल। तो जल का सूत्र क्या होता है, COH2O होता है। तो जल का यहाँ पे हमारा दे दिया है, जल का ये 92 ग्राम है तो जल का भार ही तो है। तो जल का भार हमारा यहाँ पे है 12 ग्राम, सॉरी 12 ग्राम है। ओके, दूसरा यहाँ पे और हमारा क्या दे दिया है, दूसरा 108 ग्राम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है जी। वैसे तो हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये हमारा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है। तो एसिटिक अम्ल का भार दिया है, एसिटिक अम्ल का जो भार दिया है वो आपको कितना दे दिया है, वो 108 ग्राम दिया है। ठीक है, और यहाँ पे एथेनॉल, एथेनॉल का एथेनॉल का भार जो दिया है वो कितना दिया है, 92 ग्राम। ठीक है, इतना हमारा दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है मूल प्रभाज ज्ञात करना है, वो भी किसका, जल का। जल का हमें भार दिया है, मूल प्रभाज ज्ञात करना है। तो मूल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमें कुछ चीजें पहले करनी पड़ेंगी, तब यहाँ ज्ञात होगा। तो उसके लिए हम आपको पहले करके दिखा रहे हैं, फिर हम आगे आपको समझा देंगे कि कैसे हुआ। जैसे अगर जल का मूल प्रभाज ज्ञात करना है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं कि अगर जल का H2O का अगर हमें मूल प्रभाज ज्ञात करना है ना, मूल प्रभाज, तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें जल का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो ऊपर इसका फॉर्मूला यही होता है कि जल का मूल, जल का मूल कितना है ये ऊपर रहता है, अब बटे
कुल मोलों की संख्या, कुल मोल कितना होता है ये, यही हमारा फॉर्मूला है। मतलब अगर जल का मोल प्रभाव ज्ञात करना है तो जल का पहले हमें मोल निकालना है और फिर से कुल जो पूरा ये मिश्रण है तो कुल मोल कितने होंगे इसको निकालना है। तो चलिए अगर हमें इतना मतलब पता चल गया, इस तरीके से निकलेगा, तो हमारे पास क्या प्रश्न में दिया गया है, क्या आप ही मैं पूछ रहा हूं कि जल का मोल का ही यहाँ पे दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो पहला हमारा काम यही होगा कि पहले तो हमें ये ज्ञात करना है, तब कुल मोल का यहाँ पे कहीं डिस्कस ही हुआ है जो कुल मोल का नहीं हुआ है, तब दूसरा में हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा में हमें कुल मोल ज्ञात करना है। जब दोनों ज्ञात हो जाएंगे तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो निकल जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं तब हम यहाँ पे लिखते हैं जल का मोल। तो जल का मोल बराबर क्या होता है, जल का मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भार बटे अणु भार, ये फॉर्मूला होता है मोल बराबर भार बटे अणु भार। तो ये हमने लिख दिया। भार कितना है जी, तो जल का भार है 12 ग्राम, तो ये हमने 12 लिख दिया। अणु भार, जल का अणु भार कितना होता है, 18 होता है। कैसे, तो देख लीजिए H2O इसका 18 होता है, 18 कैसे होता है तो ये समझिएगा। हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो 2 लिखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 है तो 1 से गुणा करा देंगे, फिर प्लस करेंगे। फिर ऑक्सीजन की संख्या है 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, तो ये इतना कर देंगे। अब इसको देखें तो 2 एकम में 2 हो गया और 16 एकम में 16 हो गया, तो 16 2 18 होते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार अणुभार निकालते हैं। तो जल का अणुभार 18 होता है, तो ये हम अणुभार 18 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब इसको हम काटना चाहें तो 4 तिये 12, 4 चौको नहीं, 3 चौको 12, 3 छक 18। अगर हम इसको 3 से काटते हैं, अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो 3 चौको 12 और 3 छक 18 और 2 एकम में 2 और 2 तिया 6। ठीक है, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, मतलब 2/3 आ जाएगा। सिंपल सा कहें तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, मतलब आ गया हमारा 2/3 आ गया। तो ये हमारा जल का क्या निकला है, जल का हमारा मोल निकला है। अब दूसरा, अब हम दूसरा अब क्या काम करेंगे, अब ध्यान से आप समझिएगा। जल का मोल हमें ज्ञात करना था, तो देखिए हमने जल का मोल हमने ज्ञात कर लिया। अब दूसरा हमारा टारगेट है कुल मोल ज्ञात करना। कुल मोल कैसे ज्ञात होगा, तो बात समझिएगा। जब हमारे पास जल का भार होगा, फिर एसिटिक अम्ल का, मतलब जल का मोल हमने जैसे ज्ञात किया है ऐसे ही एसिटिक अम्ल का मोल ज्ञात करेंगे, फिर एथेनॉल का मोल प्रभाव ज्ञात करेंगे। जब तीनों का मोल हमें निकल जाएगा, तीनों का मोल निकल जाएगा, तो तीनों को जोड़ देंगे तो वही तो कुल मोल होगा। समझ रहे हैं, जैसे मतलब यहाँ पे कहा गया कि देखिए जल का मोल हमें निकालना है, तो जल का तो मोल हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब बटे चाहिए कुल मोल। कुल मोल कब कैसे होगा, तो जल का जितना मोल है, जल का जितना मोल है उसको फिर प्लस किसको करेंगे, एसिटिक अम्ल का जो मूल होगा उसको हम कर देंगे, तो एसिटिक अम्ल का जो मूल होगा उसको जोड़ देंगे। अब फिर हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल है इसको हम जोड़ देते हैं, एथेनॉल के मूलों को। जब तीनों के मूलों को जोड़ेंगे तभी तो कुल मूल वही ना होगा जी। तो अब हमारा काम क्या है, पहले इसका जल का मूल निकालना, तो वो हमने निकाल दिया। अब दूसरा एसिटिक अम्ल का मूल निकालेंगे, तो एसिटिक अम्ल का मूल हम चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे दूसरा हमारा क्या होगा, एसिटिक अम्ल का मोल। तो एसिटिक अम्ल का मोल बराबर क्या होता है, भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो भार कितना दिया है, एसिटिक अम्ल का भार यहाँ पे दिया गया है 108, तो ये हमने 108 लिख दिए। अणुभार, एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल जो है इसका अणुभार 60 होता है। कैसे, तो देख लीजिए CH3COOH, यही है ना। अब इसका निकालना चाहे तो निकाल लेते हैं। तो कार्बन का कितना होता है, 12। हाइड्रोजन की संख्या है 3, हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1, तो ये हमने लिख दिया। कार्बन की संख्या देख सकते हैं एक ही है,
तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, अब 12 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए ऐसे ही कर देते हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, फिर इस ऑक्सीजन का भी 16 होता है और प्लस क्या कर देंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 परमाणु भार लिख दिए। समझ ही गए हैं। तो अब देखिए ये कार्बन का 12 और 3 एकम में 3 प्लस 12 प्लस 16, 16 32 हो जाएगा, अब प्लस 1, यही हो गया ना। अब सभी को जोड़ लेते हैं तो देख लीजिए 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 9 10, 10 का 0 हो जाएगा और उसके बाद 1 2 3 5 1 6, मतलब 60 हो जाएगा। तो एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 होता है, तो ये हमने 60 यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसको आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इसका 60 ही होता है। कितना होता है जी, 60 होता है, ठीक है। अब जब इसका 60 में 100 इसका भाग देंगे ना, तो जो आपका करेक्ट आ जाएगा वो 1.8 हो जाएगा, 1.8 आ जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हैं। तो इसका हमने निकाल लिया। अब देखिए 2 का पहले जल का निकाल लिए मोल, फिर इसका निकल गया। अब केवल एथेनॉल का हमें मोल निकाल लेना है। तो अब एथेनॉल के निकालते हैं, तो यहां पे हम लिख देते हैं एथेनॉल का मोल। तो एथेनॉल का मोल बराबर क्या होता है जी, भार बटे अणु भार, यही होता है। तो ये हमने लिख दिया। अब भार यहाँ पे देख लीजिए, भार का मान कितना दिया है, एथेनॉल का भार दिया है 92, तो ये हमने 92 लिख दिया। अणु भार कितना होता है, तो एथेनॉल का अगर अणु भार निकाले ना, तो एथेनॉल का अणु भार निकाल देते हैं C2H5OH, यही होता है, निकाल लेते हैं। तो कार्बन का कितना है, कार्बन की संख्या है 2 और कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 5 गुणे 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का एक ही संख्या है तो ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 लिख देते हैं, अब प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 लिख दिए। 12 दूना 24, 5 एकम में 5 और 16 1, ये हो गया। तो अगर हम देखें तो एक यहाँ पे अगर देखें तो 24 5 29 1 30 और 30 और 16 कितना होता है जी, 46 होता है। तो एथेनॉल का अणुभार होता है वो 46 होता है, तो 46 हमने लिख दिया। अब 46 में दो बार में ये कट जाएंगे, 46 गुना क्या होता है जी, 92 होता है, तो ये दो बार में हमारा कट जाएगा तो ये 2 आ गया। तो देख लीजिए हमने इन तीनों का हमने निकाल दिया है, तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। हमने जल का मूल निकाल लिया, फिर एसिटिक अम्ल का मूल निकाल लिया, फिर एथेनॉल का मूल निकाल लिए। जब तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, तब हम यहाँ पे लिखते हैं तब कुल मोल। तब कुल मोल इक्वल टू कितना होता है जी, तो कुल मोल यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जल का मोल हम लिखेंगे, तो जल का मोल है 2/3। अब देखिए 2/3 है ना, तो 3 में अगर 2 का भाग दे देते हैं, 3 में अगर आप 2 का भाग दे देते हैं तो याद रखेंगे ये आ जाएगा 0.667, 6667 ऐसे आता है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यही हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.6667, ये आ गया। अब फिर हमारा एसिटिक अम्ल का मोल कितना होता है, 1.8। अब फिर हमारा एथेनॉल का होता है 2। तो अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ लेंगे ना, तो 2 1 3 3 हो गया, ठीक है, 2 1 3 तो ऐसे ही हो जाएंगे, 2 1 3 तो ऐसे ही हो जाए, और ये 8 4 12, मतलब एक इसमें हो जाएगा। तो अगर हम इन सभी को जोड़ लेते हैं तो 4.4667 आ जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अब इतना जोड़ घटाना तो आप कर ही लेंगे। अरे 2 1 3 तो यहीं पे हो गए, ये 0.8 है, ये 0.6 है, 6 है, तो 6 6 12 तो कैसे भी तो 4.4 ऐसे तो आ ही जाएंगे। तो ये हमारा आ गया कुल मोल, ये आप देख लीजिए, ये कुल मोल आ गया, कुल मोल, कुल मोल आ गया। अब देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे, अब देख सकते हैं आप इस फॉर्मूले को, फॉर्मूले में हमें यही ना बताया गया था जी कि जल का मोल प्रभाज इक्वल टू होता है जल का मोल बटे कुल मोल। तो मान रख दें, तो देखिए अगर हम मान रख देते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं तब H2O का मोल
प्रभाज। तो H2O का मोल प्रभाज इक्वल टू जल का मोल। तो जल का मोल कितना दिया है? जल का मोल 2/3 कहें या 0.0667 कहें, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए। अब फिर से कुल मोल कितना होता है? तो 4.4667 ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है, ये 0 है, ये 4 है, तो कैसे भी इससे अगर भाग देंगे तो ये दशमलव में आएंगे। तो देखिए, अगर किसी को दशमलव में भाग देना नहीं आता तो वो चुपचाप, बाबू मैं यही कहूंगा, सिंपल सा यहां तक लिखकर यही आप आंसर यहां पर लिख दीजिएगा। आपको मैं 100% कह रहा हूं, आपको फुल नंबर मिलेंगे, उसकी टेंशन आप ना लें। या अगर आप दशमलव में भाग दे सकते हैं, तो अगर इसका हम भाग देते हैं तो 0.1493 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा मूल प्रभाज का, मूल प्रभाज का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बताइए, आशा करता हूं कि आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आए होंगे। देखिए, आपका लक्ष्य यही था कि जल का मूल प्रभाज हमें ज्ञात करने को कहा था। तो जल का मूल प्रभाज का सूत्र होता है जल का मूल बटे कुल मूल। तो पहले हमने क्या निकाला? जल का मूल यहाँ पे हमने निकाला है, जल का मूल। अब कुल मूल निकालने के लिए हमें इन तीनों का मूल निकालना जरूरी था। तो पहले इन तीनों का मूल हमने निकाला है, तीनों को जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा कुल मूल ज्ञात हुआ है। जैसे ही कुल मूल ज्ञात हुआ है तो ये हमने मान रखा है, तो ये आंसर आ गया है। कुछ है जी? नहीं है कुछ, बशर्ते हार्ड लगेगा, क्योंकि अभी आप पहली पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्लास 12th का। तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। अगर आपको 80% भी, 70 to 80% समझ में आ रहा है, तो आप समझिए बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं आप। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे अब। चलिए जी, नेक्स्ट अपना दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि 95% एथेनॉल, मतलब द्रव्यमान द्वारा, मतलब 95% एथेनॉल में रेक्टिफाई स्प्रीट में एथेनॉल और जल का मूल भिन्नता ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे हमारा ये कह रहा है ना कि एक एक हमारे पास युक्त, यहाँ पे कह रहा है ना, द्रव्यमान युक्त रेक्टिफायर स्प्रीड है, जिसमें एक रेक्टिफायर स्प्रीट है जिसमें 95% एथेनॉल है, और 5% क्या होगा? जल होगा, जाहिर सी बात है। तो एथेनॉल और जल दोनों का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करने को कह रहा है। चलिए देखिए, एक सिंपल सा कहा जाए तो एक ये बर्तन है, इसमें कह रहा है ना कि एक इसमें विलियन भरा गया है, तो इसमें कह रहा है कि एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल है वो 95% है। ठीक है, तो 95% एथेनॉल है, तो टोटल ये कितना होगा? टोटल 100 होगा, 100%। 90%, 95% एथेनॉल है, तो बचा क्या? बाकी जो होगा, बाकी 5% बचा ना, तो 5% जल होगा। तो जल का नाम तो नहीं दिया, पर हमें दिमाग लगा कर समझना है कि 95 है तो 5% क्या होगा? कुछ अदर होगा, अदर क्या होगा? जल होगा। तो जल हमने लिख दिया। दूसरी बात, यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, परंतु यहाँ पे द्रव्यमान द्वारा कह रहा है, तो इसका मतलब 90% जो 95% परसेंटेज में दिया है, ये वास्तव में क्या है? द्रव्यमान है। ये 5 क्या है? तो 5 ग्राम ये द्रव्यमान है। ये आपको याद रखना है। तो ये हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी? यहाँ पे हम लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या दिया गया है जी? दिया गया है एथेनॉल का द्रव्यमान। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, एथेनॉल का द्रव्यमान। एथेनॉल का द्रव्यमान 95 ग्राम दिया है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, ग्राम क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि द्रव्यमान है। तो और जल का यहाँ पे द्रव्यमान, जल का भार दिया है एथेनॉल, सॉरी एथेनॉल नहीं, जल का भार। यहाँ पे द्रव्यमान की जगह पर भार लिख लीजिए। ठीक है, ज्यादातर भार का ही हम यूज लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, द्रव्यमान भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में द्रव्यमान कहा गया है। तो ठीक है, जल का द्रव्यमान लिखिए या भार लिखिए, दोनों बात एक ही है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। ये क्या लिख देंगे? 5 ग्राम, ऐसे कर देंगे। आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये भार दिया है, हमें निकालना है इसका मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका एथेनॉल का, तब हम लिखते हैं, देखिए हमारे दिमाग में है, अब क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं।
हमें क्या कहा गया, एथेनॉल का मूल प्रभाज ज्ञात करना। मूल भिन्नता मतलब मूल प्रभाज ही होता है, और जल का भी मूल प्रभाज ज्ञात करना। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको पहले से ही कुछ चीजें आपको समझा दे रहा हूं जिससे कि डाउट ना हो। सबसे पहले एथेनॉल, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूं, ओहो हो, एथेनॉल का मूल प्रभाज। एथेनॉल का मूल प्रभाज इक्वल टू क्या होता है, एथेनॉल का भार, एथेनॉल का मूल प्रभाज इक्वल टू होता है एथेनॉल का भार, अब बटे क्या होता है, बटे होता है, गलत कर दिए, एथेनॉल का मूल प्रभाज होता है एथेनॉल का मूल, एथेनॉल का मूल होता है जी, एथेनॉल का होता है, एथेनॉल का मूल ऊपर लिखते हैं, अब बटे लिखते हैं कुल मूल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरा, जल का भी मूल प्रभाज हमें कह रहा था, तो यहां पे हम लिख देते हैं जल का मूल प्रभास, ये फॉर्मूला पता है तभी तो हम लिख रहे हैं ना। तो जल का मूल ऊपर लिखते हैं, अब बटे क्या लिखते हैं, कुल मूल, ये फॉर्मूला होता है। अगर जल का में मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो जल का मूल ऊपर लेंगे, नीचे कुल मूल। अगर एथेनॉल का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो एथेनॉल का मूल ऊपर लेंगे, कुल मूल लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब अगर हमें एथेनॉल का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो पहले एथेनॉल का मूल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हमें जल का मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो जल का पहले मूल हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हमें जल का भार दिया है, जल का मूल हम ज्ञात करेंगे, और एथेनॉल का भी। तो पहले एथेनॉल का ही ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं एथेनॉल का मूल। तो एथेनॉल का मूल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। भार बटे क्या होता है जी, अणुभार होता है। बेसिक बात है, सभी को पता होगा। तो भार बटे अणुभार, भार कितना दिया है 95, और एथेनॉल का अणुभार कितना होता है, तो अभी हमने देखा है एथेनॉल का C2H5OH, एथेनॉल का अणुभार 46 होता है, ये अभी हमने जाना है। ठीक है, पीछे अगर हम ले जाकर दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं, जब हमने एथेनॉल का एथेनॉल का अणुभार जो निकाला था वो 46 ही निकाला था, तो 46 होता है, तो 46 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, या तो हम इतना ही लिख दें या हम इसको दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको दशमलव के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो अगर दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 4 दूना 8, 2 बार में तो चला जाएगा, तो 2.065, ठीक है ना, 2.065 मोल, ये हमारा हो जाएगा एथेनॉल का मोल, इतना हमारा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जैसे एथेनॉल का निकाला, अब जल का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जल का मोल। जल का मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। ठीक है, भार बटे अणुभार होता है, तो भार कितना दिया है, तो जल का भार दिया है 5 ग्राम, अणुभार कितना दिया है, तो जल का अणुभार होता है 18, ये सभी को पता ही है। तो 18 अगर हम लिख देते हैं और इन दोनों का भाग दे देते हैं तो 0.278 आता है मोल। तो देख लीजिए, हमने सबसे पहले मूल हमने ज्ञात कर लिया। जैसे ही हमने मूल ज्ञात कर लिया, एथेनॉल का भी मूल और जल का भी मूल, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तब कुल मूल हम लिख सकते हैं ना, कुल मूल, कुल मूल भी हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों में पता है कुल मूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मूल कैसे हमें पता चलेगा, जब हम जल एथेनॉल का मोल और जल का मोल दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2.065 और प्लस 0.278 इसकल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.343 मोल, ये हमारा इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2.343, ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे ही कुल मोल ज्ञात हुआ, अब देखिए, अब मान हम रख सकते हैं ना इसमें। तो एथेनॉल का अगर हम मोल प्रभाज यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, मोल प्रभाज, तो बाबू ध्यान से समझेंगे। एथेनॉल का मोल हम देखिए, एथेनॉल का मोल कितना, 2.065, ये हमने ज्ञात किया है, और कुल मोल कितना ज्ञात किया है, 2.347, 2.347
3 है, 3 ये 3 है। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 से 2 कट सकता है, परंतु नीचे वाला अधिक है, ऊपर वाला कम है, तो दशमलव में जाएगा। तो दशमलव में जाएगा तो 0.8813, ठीक है ना, 8813, ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एथेनॉल का मोल प्रभाज का। ऐसे ही अगर इसका मोल प्रभाज हम निकालें, जल का मोल प्रभाज, सिंपल सा, तो जल का मोल देखिए, तो जल का मोल कितना दिया है जी, जल का मोल है 0.278, और कुल मोल कितना है, तो कुल मोल अभी हमने देखा 2.343 है। अब जाहिर सी बात, या तो इतना आंसर छोड़ दें, या इसको अगर आप भाग दे देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 0.1187, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा है जी, इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है, बशर्ते आपको सिंपल सा समझना है एक स्टेप कि कैसे क्या हम करते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद है कैसे क्या निकालते हैं तो सब आपको ढंग आ जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसका मेन कारण जानते हैं क्या है, आपको यही नहीं पता कि मूल प्रभाज किसे कहते हैं, आपको यही नहीं पता कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, एक मोल किसे कहते हैं, आपको नहीं पता कि मोलरता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, मोललता क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या होता है, हेनरी का नियम क्या होता है, क्वथनांकों में उन्नयन क्या होता है, हिमांकों में अवनमन क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है। तो अगर ये सभी टॉपिक नहीं पता है तो भैया आप न्यूमेरिकल तब काहे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़िए, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी समझ में आते हैं जब आपको उस चैप्टर का बेसिक या इंपॉर्टेंट ही कम से कम पता हो। हमको पता है ना कि हमने पहला जो विलियन चैप्टर है इसको पहले कराए हैं, हमने एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराए हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल ला रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी भी लिंक हमने दे दिया है, जाइए देखिए, केमिस्ट्री का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप एक सीक्वेंस पैटर्न में सीधी मतलब शुरू से आप पढ़ाई करें चैप्टर वाइज। मैं बशर्ते इतना ही कहूंगा, अगर आप हमारे पर छोड़ देते हैं, अगर अपने आप को अगर विश्वास के साथ आप पढ़ाई करते हैं, तो मैं इतना कह सकता हूं ना कि आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छा नंबर से पास दिलाएंगे जी, अच्छा नंबर, आप टॉपर बन सकते हैं, बशर्ते आप जितना हम करा रहे हैं, जितना मेहनत करा रहे हैं, अभी से आप मेहनत करते हुए चले। तो अब मैं कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करा रहा हूं, मैं अभी से भी बहुत धीरे धीरे आपको लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूं कि धीरे धीरे ही सही, बट आप चले तो सही, बट नहीं चलेंगे तो इसमें मेरी गलती नहीं है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड अपने क्वेश्चन की ओर। थर्ड हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है कि 10 ग्राम नेफ्थोलीन को 200 ग्राम बेंजीन में घोलने पर घोल का हिमांक 0.744 डिग्री सेल्सियस घट जाती है, तो बेंजीन के हिमांक का उन्मन निर्देशांक Kf का मान है इतना मूल है, तो नेफ्थोलीन का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जी। अब ये क्वेश्चन आपको जब आपने पढ़ा होगा बेसिक सभी चीजें, तब ना आपको अच्छे तरीके से समझ में आते हैं, ठीक है, तब आपको समझ में आते हैं। अब ये टॉपिक, ये न्यूमेरिकल कब आप समझेंगे, जब आप पढ़े होंगे हिमांक अवनमन नियतांक, हिमांक अवनमन नियतांक और मोलल अवनमन। देखिए दो हमने पढ़ाया है, एक क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, एक हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो जब ये दोनों टॉपिक पढ़े होते तब उसमें हमने फॉर्मूला इसको बताया हुआ था, तो और भी अच्छे समझ में आता, बट नहीं पढ़े फिर भी चलिए हम आपको कराकर समझाते हैं। कम से कम अभी से भी तो थोड़ा सा मेहनत करके आप पढ़ाई कर लीजिए, और जो हम फॉर्मूला कराएंगे ना, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। देख लीजिए अगला यहाँ पे क्या कर रहा है, ध्यान से आप समझेंगे। 10 ग्राम नेफ्थोलीन है, उसको 200 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, मतलब नेफ्थोलीन को 200 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो जो घुलता है ना नेफ्थोलीन, जो घुला है बेंजीन में, तो जो घुलता है वो विलेय होता है। तो ये हमारा किसका वैल्यू दिया है, विलेय। तो विलेय का ये हमारा भार दिया है, क्योंकि ग्राम में देख सकते हैं तो विलेय के भार को स्मॉल w से दर्शाते हैं, 10 ग्राम है तो 10 ग्राम हमने लिख दिया, ठीक। उसके बाद 200 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो ये बेंजीन है, तो बेंजीन का यहाँ पे हमारा ये क्या दिया है, बेंजीन का भार दिया है, तो इसमें घुला गया है, तो बेंजीन क्या होगा, विलायक होगा, विलायक का भार। अब विलायक को भार को हम कैपिटल W से दर्शाते हैं, तो ये 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम हमने लिख दिया। क्यों ये विलायक विलेय कैसे हमने पहचाना,
क्योंकि ये कम मात्रा में है, ये अधिक मात्रा में है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं। दूसरा, जो नेफ्थालीन है ये घुला है बेंजीन में, तो जो घुलता है वो विलेय होता है, जो घुलाता है वो विलायक होता है। तो ये हमने पहचान कर ऐसे हमने लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, यहाँ पे देखेंगे घोल का हिमांक इतना डिग्री सेल्सियस घट जाता है, तो घटने का मतलब है कि हिमांक में अवनमन हुआ है, तो हिमांक में अवनमन का मान दिया है। तो हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन कितना दिया है, तो हिमांक के अवनमन को हम टी एफ से दर्शाते हैं, और टी एफ का जो वैल्यू है वो 0.744 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक के एफ का मान इतना है, तो ये हमारा के एफ का मान दे दिया। हिमांक अवनमन स्थिरांक का जो मान दे दिया है, हिमांक अवनमन स्थिरांक को हम किससे दर्शाते हैं, टी एफ, सॉरी के एफ से हम इसको दर्शाते हैं। तो के एफ से हमने लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5.12 के किलो केल्विन किलो प्रति मोल, तो ये हमने लिख दिया। इतना हमें मान दिया है। हमसे पूछा जा रहा है नेफ्थालीन का अणुभार हमें ज्ञात करने को। ठीक है, तो अणुभार के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है। क्या हमें बताया गया था, जब हमने पढ़ाया था हिमांक अवनमन स्थिरांक या नियतांक, तो इसमें हमने फॉर्मूला बताया गया था कि m इजकल टू, आपको याद होगा तो मैंने इसको इंपॉर्टेंट भी बताया था, m इजकल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू बटे हमने लिखा था टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। तो ये आपको याद होगा, तो यही हमने फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे ये m क्या है, m जो है ना यही है नेफ्थालीन का अणुभार। m क्या है, m है विलेय का अणुभार, विलेय क्या है, नेफ्थालीन। तो यही m हमें ज्ञात करना है। तो आप सिंपल सा मान रखेंगे, निकल जाएगा। क्या कुछ करना है जी, अब हम मान रखेंगे और निकल जाएगा। तो मान रखते हैं, तो m इजकल टू, चलिए, तो m इजकल टू 1000 है, तो 1000 हमने यहाँ पे रख दिए हैं। उसके बाद गुणा के एफ का वैल्यू कितना दिया है, 5.12, ठीक है, गुणा कि स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया है, स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 10, तो 10 हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद टीएफ का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, टीएफ का वैल्यू 7.744 दिया गया है। ठीक है ना, 7.744 दिया गया है। ठीक है, कितना गर्मी हो रहा है भैया। जीरो 0.744 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू जो दिया गया है 200 ग्राम दिया गया है, तो 200 यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, आप समझिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझें, तो हम दो काम कर सकते हैं। अगर हम ऐसे करें, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझें, तो देखिए बात को बाबू समझिएगा। देखिए एक अगर ये 10 अगर इसमें गुणा होगा ना, बात को समझिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। ओहो, ये देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है 5.12 दिया गया है। अगर इसमें 10 का, ये 10 है, अगर गुणा करेगा ना, तो ये जो दशमलव है ये एक अंक इधर आ जाएगा, मतलब अब कितना हो जाएगा, 51.2 हो जाएगा। और इसमें का एक अगर जीरो ये भी कट गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 512। समझ रहे हैं, तो अगर ये एक जीरो और ये कट जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 512 गुणे 100 हो जाएगा। तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं 100 गुणे 512। ये आप समझ गए, ठीक है जी। ये आपको बेसिक इतना तो गुणा भाग आप जानते ही होंगे। अब देखिए, दो जीरो अगर इसमें कटेगा ना, तो ये दशमलव है, ये जो दशमलव आपको दिखाई दे रहा है, ये दो अंक इधर आ जाएगा, मतलब अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74.4 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए ना, तो इतना हमारा ये हमारा हो जाता है। ठीक है,
ये हमारा इतना हो जाता है। अब अगर हम इसको काटना चाहें तो देखिए कैसे काट सकते हैं। इस दो से इस दो से हम इसको काट सकते हैं। अगर हम दो को काटे तो दो दूना चार हो जाएगा, और चार 10 हो जाएगा। अब 11 हो गया, तो दो पचे 10, फिर एक बचा तो दो छके 12, मतलब कितना, सॉरी, 256। देख लीजिए, दो दूना चार, एक बचा तो ये 11 हो गया, दो पचे 10, फिर एक बचा 12 हो गया, तो दो छक्के 12, 256 बार में ये कट जाएगा दो से। तो अब ये हमारा क्या आ जाएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 256/74.4 हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो 256 में अगर 100 का गुणा करा देते हैं तो 256 मतलब 25,600 हो जाएगा, और ये 74.4 हो जाएगा। अगर हम इसका गुणा करा लेते हैं ना, अगर इसका इसमें हम भाग दे देते हैं तो याद रखेंगे, इसका इसका अगर हम भाग दे देते हैं तो जो m का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 344.086। तो ये हमारा इतना क्या आ जाएगा, ग्राम प्रति मोल। ग्राम प्रति मोल ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसका आप भाग देकर इतना आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो इतना भी आंसर लिख देते हैं ग्राम प्रति मोल, तो आपको 100% फुल नंबर मिलेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। और आपको एक और चीज है, फॉर्मूला अगर पता भी हो, आपको यही नहीं पता कि कौन क्या है कैसे पहचाने, तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे पहचान में आता है जी, जब आपने ये जो टॉपिक है इसको डीप में पढ़े होते हैं, तो जब हमने आपको कराया था टॉपिक, उसमें हमने कराया हुआ है, उसी में तो सब हम डिस्कस करते हैं ना। तो ये बातें हैं जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा हो रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है। अगला हमारा क्वेश्चन ऐसे ही एक प्रकार का ये और क्वेश्चन है, इसको भी हम करा देते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि 0.6 ग्राम का कार्बनिक यौगिक है को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतना घट जाता है। यदि बेंजीन के हिमांक अवनमन स्थिरांक कितना है, तो उस यौगिक का अणु भार ज्ञात कीजिए। बताइए, वो उसी प्रकार का सेम न्यूमेरिकल है, क्या आप नहीं कर लेंगे इसको? अगर कर पाते हैं तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, वीडियो को रोककर एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए। फिर भी मैं करा दे रहा हूं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या दिया है, इतना ग्राम कार्बनिक यौगिक है, ये 50 ग्राम बेंजीन में घुला है। तो ये क्या होगा, ये जो कार्बनिक यौगिक होगा वो विलेय होगा। तो हम लिख देंगे विलेय का भार कितना दिया है, 0.6 ग्राम। ये इतना ग्राम बेंजीन घोला है तो ये हमारा विलायक हो जाएगा। विलेय के भार को हम स्मॉल w से दर्शाते हैं, ये हम लिख देते हैं 0.6 ग्राम। अब ये हमारा विलायक दिया है, विलायक देख लीजिए सेम न्यूमेरिकल है, विलायक का भार। अब विलायक के भार को कैपिटल W से दर्शाते हैं, तो ये 50 ग्राम दिया है तो 50 ग्राम हमने लिख दिया। फिर देखिए हिमांक इतना घटा है, तो घटने का मतलब हिमांक का अवनमन का मान दिया है, तो हम लिख देते हैं हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन जो होगा वो TF हो जाएगा, और TF का मान 0.63 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला आता है हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान दिया है, हिमांक अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन स्थिरांक जो KF है, इसका मान जो दिया है वो कितना दिया है, वो 1.52 किलो केल्विन केल्विन किलो प्रति मोल इतना दिया है। और उसके बाद कह रहा है कि अणु भार, उस यौगिक का अणु भार ज्ञात करना, मतलब m का मान ज्ञात करने को कह रहा है। इतना दे दिया है। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। m इक्वल टू क्या होता है जी, m इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w बटे कैपिटल W, सॉरी, बटे क्या हो जाता है TF इंटू कैपिटल W। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब सिंपल सा हमें इसी का m का मान ज्ञात करना है, तो हम निकाल नहीं सकते हैं जी। देख लीजिए m इक्वल टू, सबसे पहले मान रख देते हैं, तो ये हमारा 1000 हो गया,
के एफ का वैल्यू कितना दिया है, के एफ का वैल्यू दिया है 5.12। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू का मान दे दिया है 0.6। फिर यहाँ पे देख सकते हैं टीएफ का वैल्यू दिया है 0.63 और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया है 50 ग्राम। देख लीजिए यहाँ पे हमने सिंपल सा अब वैल्यू यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया है। अब वैल्यू पुटअप कर लिए तो चलिए अब इसको कर लेते हैं। तो अब कैसे क्या करेंगे, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझे तो देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे दशमलव आपको दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से 2 जीरो कटता है तो ये दशमलव 2 अंक इधर आ जाएगा, मतलब अब ये 512 हो जाएगा। अगर ये एक और जीरो कटता है तो ये भी अब दशमलव 1 अंक इधर आ जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। तो अगर 1000 अगर इन दोनों में गुणा कराएगा ना तो ये 512 हो जाएगा और गुणे ये 6 हो जाएगा। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कहें तो एक ये जीरो कटता है ना तो ये हो जाएगा 6.3 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो जाएगा। बेसिक बात इतना आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम इसका गुणा करा लेते हैं तो देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो ये अगर हम गुणा करा लेते हैं तो देखिए 6 दूना 12, 6 एकम में 6 और 1 7 हो जाएगा और 6 5 30, मतलब 3072 ये हो गया। और इसका अगर गुणा हम करा देते हैं तो 3 5 15 का 5 हासिल 1 और 3 5 6 30 और 30 1 31, मतलब 31.5 हो जाएगा। तो इतना, या तो हम आंसर यहीं पे छोड़ दें या हम इसको इसको इसमें भाग दे देते हैं। तो अगर हम भाग दे देते हैं तो m इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 97.523। ये हमारा इतना ग्राम प्रति मोल, ये हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 5वां नंबर। एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 बिलियन का वाष्प दाब इतना, मतलब 23.8 mmHg है, जबकि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो 26.7, ठीक है ना, mmHg है। तो विलायक का मोल भिन्नता ज्ञात कीजिए। तो विलायक का यहाँ पे मोल भिन्नता ज्ञात करने को हमसे कह दिया है। ठीक है, चलिए जी, तो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। हमारा यहाँ पे दिया है विलियन का, क्या क्या दिया गया है पहले इसको लिखते हैं। तो विलियन का वाष्प दाब, तो विलियन का वाष्प दाब का यहाँ पे मान दे दिया है 23.8 mmHg। ठीक है, mmHg यहाँ पे हमारा दे दिया है। ठीक है ना, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो दिया है वो 26.7 mmHg दिया है, इतना दे दिया है। बताइए क्वेश्चन से ही हमने लिखा है। अच्छा एक बात आप समझ नहीं रहे होंगे कि mmHg क्या है क्या। तो mmHg का मतलब है मिलीमीटर, hg क्या है, पारा है, पारा को अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं। तो मिलीमीटर मरकरी है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मतलब मरकरी मिलीमीटर में यहाँ पे लिखा गया है मान। अब यहाँ पे हमें मूल भिन्नता ज्ञात करना है, विलायक का मूल भिन्नता। तो विलायक का अगर वाष्प दाब और दाब में मान दे तो यहाँ पे याद रखेंगे विलायक का मूल भिन्नता का ये सूत्र होता है, विलायक का मूल भिन्नता। तो विलायक का मूल भिन्नता इक्वल टू, मूल भिन्नता मतलब मूल प्रभाजी होता है। तो विलायक का वाष्प दाब हम ऊपर लेते हैं, सॉरी, विलयन का वाष्प दाब हम ऊपर लेते हैं और नीचे होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब।
शुद्ध विलायक का ये वाष्प दाब है। अब अगर हम इसका मान दोनों का रख देते हैं तो देख लीजिए क्या आता है। मान आ जाएगा यहाँ पे बिलियन का वाष्प दाब, बिलियन का वाष्प दाब है 23.8, अशुद्ध विलायक का वाष्प दाब है 26.7, इतना है जी। अगर हम इसका भाग दे देते हैं तो 0.891, 0.891 ये हमारा आंसर आ जाएगा, भाग देते हैं तो। सिंपल सा है, कोई हार्ड है जी? नहीं, कोई हार्ड नहीं है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत देर हो गया है, 1 घंटे आपके कंप्लीट होने वाले हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, चलिए कोई बात नहीं, 50 मिनट 45 मिनट का क्लासेस होती है, बट आज ज्यादा ही हो गया। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको करके आना है। अब न्यूमेरिकल के लिए मैं होमवर्क इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल के लिए होमवर्क अगर आपको ना देना तो आप, मुझे विश्वास है कि आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस तो करेंगे ही नहीं। तो मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस करें, इसलिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है। तो चलिए, आप होमवर्क करके आएंगे ना, ये आप हमें प्रॉमिस कर रहे हैं ना? कर दीजिएगा प्रॉमिस। इतनी गर्मी में मेहनत के साथ हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप अपने लिए मेहनत कीजिएगा। आपको क्या करना है, इसका जो आंसर आएगा उत्तर, वो पूरे बुक कहीं से भी आप ढूंढ कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका जो उत्तर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दीजिएगा, ठीक है? दूसरी दो इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात, मैं चाहता हूं, अब देखिए केमिस्ट्री भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम है विलियन। थोड़ा सा आप बात समझिएगा, विलियन जो चैप्टर है ये हमने कंप्लीट करा दिया है केमिस्ट्री में। अब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको भी हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिए हैं। मतलब केमिस्ट्री में भी हमने कंप्लीट करा दिया, फिजिक्स में भी एक चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपको क्या चाहिए, किस पर वीडियो चाहिए? फिजिक्स का मैं चाह रहा हूं कि अब फिजिक्स का दूसरा जो चैप्टर है, फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है, फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है जो है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, उसको हम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया जाए तो आपको कमेंट में लिखना है 12th फिजिक्स, या आपको कमेंट में हमें लिख कर दे भेजना है, ठीक है ना, चैप्टर 2 स्टार्ट कीजिए, ठीक है? इतना आप लिखकर भेज दीजिएगा। क्या लिखेंगे? क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्टार्ट कीजिए सर, इतना आप लिखकर भेज देंगे तो याद रखेंगे कल शाम को 7 बजे आप सभी रेडी रहेंगे, इसको लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है? दूसरी बात, अगर आप भी सच में, अगर आपको एक बेसिक लेवल से आपको स्टडी करना है क्लास 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो आपको किसी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैंने अपना जो सिंपल लैंग्वेज में हम आपको पढ़ाते हैं सिखाते हैं, तो उसी लिए हमने आपको फुल नोट्स यहाँ पे आपके लिए हमने तैयार कर दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। सिंपल लैंग्वेज में आपको बेहतर नोट्स आपको दिए जाएंगे, वो भी कितने में? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपको 199 में दोनों ही दे दिए जाएंगे। याद रखेंगे, अगर एक आप क्लास 12 फिजिक्स का एक बुक खरीदेंगे तो 300-400 का पड़ेगा ओनली एक। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का पीडीएफ नोट्स ओनली 199 में दे रहे हैं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी तीनों लेते हैं तो 249 में तीनों मिल जाएंगे। तो इसको नोट्स को आप जरूर लीजिए। नोट्स लेने के लिए नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना है, कहना है सर हमें क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के फुल नोट्स चाहिए। जैसे आप मैसेज करेंगे तुरंत स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करिएगा, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो नंबर दिखाई दे रहा है, मैसेज करके आप नोट्स जरूर ले लीजिए और वहां से एक बेसिक लेवल से, अभी आपके पास 3-4 महीने समय है, बेसिक लेवल से स्टडी कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहां से अपनी स्टडी कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन जरूर हो जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।